हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखिए आज हम लोग देखने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 33 और बहुत ही एक महत्वपूर्ण होती है आप लोग के एग्जाम के लिए, जिसमें हम आप लोग के लिए डेली प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करें। और ये चैनल भी हम केवल बीपीएससी प्रैक्टिस सेट के लिए ही डिज़ाइन किए हैं, ठीक है। और हाँ, एक फ्रेंड से या एक ग्रुप में ज़रूर शेयर करने की कोशिश कीजिएगा और पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। केवल और केवल यहाँ पर हम बीपीएससी के अलावा इधर कोई भी चीज़ अपलोड नहीं करने वाले, तो जी केवल ये चैनल बीपीएससी के अलावा फिजूल का कोई भी चीज़ यहाँ पे अपलोड नहीं मिलेगा ना। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हीमोग्लोबिन का एक महत्वपूर्ण घटक है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, जीबी का दर ए या बी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आरबीसी हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा बहुत हम अगर इनके बारे में देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो आरबीसी में 90% क्या होती है? रक्त होती है। और इसका जीविका दर 100 मतलब उनका जो जीवन काल होती है वो 120 दिन का होता है। इसका निर्माण कहाँ पे? अस्थि मज्जा, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? बोन मेरो में होता है। और इनका जो मृत्यु कहाँ पे होता है? पीलिया में होता है, जिसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है और पीलिया को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जितना भी पॉइंट यहाँ पे लिखा है एक भी फिजूल का पॉइंट नहीं है और बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। आरबीसी का जो कार्य है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना होता है। और आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण से रक्त का जो रंग है वो कैसा होता है? लाल होता है। आरबीसी की कमी से क्या होता है? एनीमिया और पीलिया नामक एक रोग हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने जितना भी पॉइंट मेंशन किया हूँ, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो लगभग 15 से भी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे मैं बना सकता हूँ, ठीक है, एमसीक्यू के रूप में। तो इनको मैं यहीं पे सेट कर दिया, तो आप लोग अच्छा से पढ़ने की कोशिश करेंगे। और हाँ, एग्जाम हॉल में जब भी जाएंगे तो इनके रिवीजन के रूप में एक बार दो बार जरूर देख के जाएंगे ना। यार बहुत ही मेहनत से डिजाइन करते हो, मैं सच करता हूँ। बस आप एक ग्रुप में शेयर कर दो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो यार। मैं आप लोग के अलावा फिजूल का जो बीपीएससी के अलावा फिजूल को कोई भी चीज़ अपलोड नहीं करने वाला हूँ ना। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे बात करें, किस प्रकार का, ठीक है, उत्तक शरीर की सुरक्षा का कवच का कार्य करता है, ठीक है। पेशीय उत्तक, जिसके संयोजिक जिसे बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, एपिथेलियमिया उत्तक यहाँ पे बात कर रहे हैं, तांत्रिक उत्तक, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। अगर मैं 2 के आंसर की बात करूँ यहाँ पे, तो 2 के आंसर का जगह सी हो जाएगा, एपिथेलियमिया उत्तक जो हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, एपिथेलियमी उत्तक घाव भरने का कार्य करता है और इसी को शरीर की बाहरी और शरीर के अंदर विभिन्न अंगों को निर्माण करने वाले एक उत्तक कहते हैं यहाँ पे। तो ये पॉइंट को आप हाईलाइट कीजिएगा, बहुत ही एक महत्वपूर्ण होगी आपके एग्जाम के लिए ना। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 3 क्वेश्चन यहाँ पे देखें, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबा कोशिकाएं कौन सी होती है? हाथ की कोशिकाएं, पैर की कोशिकाएं, तांत्रिक कोशिकाएं, ए या बी या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ना क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें 3, तो शरीर में सबसे जो लंबी कोशिकाएं क्या हम अगर बात करें तो तांत्रिक कोशिकाएं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें यहाँ पे, देखिए मैंने काफ़ी कुछ यहाँ पे मेंशन कर रखा हूँ, बट यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा पहले पढ़ लेता हूँ फिर आपको समझा दूंगा। तांत्रिक कोशिकाओं शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं, ये पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा। इस कोशिकाओं का निर्माण एक बार होता है अथवा इन कोशिकाओं का विभाजन की क्षमता नहीं होती है। ये जितना भी पॉइंट है ना, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण है। और यहाँ से क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ 2 या 3 क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछा भी गया है और यहाँ पे आगे भी पूछने की संभावना ही होती है इस टॉपिक से और यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। तांत्रिक उत्तक को क्या बोलते हैं? हम न्यूरॉन बोलते हैं। तांत्रिक उत्तक की इकाई को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। ये वाला बात को हाईलाइट कीजिए। तांत्रिक कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। संवेदिक तांत्रिक कोशिकाएं, यहाँ पे पैरिक तांत्रिक कोशिकाएं, बहुध्रुवीय तांत्रिक कोशिकाएं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। खैर इनके बारे में हम कभी और डिस्कस कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करें। यहाँ पे भारत का अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान तो बढ़ रहा है, घट रहा है, स्थिर है या ए बी दोनों हो जाएगा, मतलब बढ़ और घट दोनों ही रहा है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए अगर मैं इसका आंसर का बात करूँ यहाँ पे, तो भारत में जो अगर बात करें अर्थव्यवस्था के मामले में कृषि के क्षेत्र में तो घट रहा है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें यहाँ पे, भारत जैसे विकासशील देशों में सेवाओं का जो क्षेत्र है वो वृद्धि देखी जा रही है और साथ ही कृषि वाले जो क्षेत्र है इनका जो योगदान है वो घटता जा रहा है, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हैं ना। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 5 क्वेश्चन देखिए, अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंकों की जिस ब्याज दर पर व्यापार जो बैंक होता है, कॉमर्शियल बैंक यहाँ पे बोला जाता है, कॉमर्शियल बैंक को उधार देता है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पे तो ब्याज दर बोलते हैं, बैंक दर बोलते हैं यहाँ पे इसको, ठीक है। तो रेपो दर ही बोलेंगे। ऑप्शन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्या होगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें यहाँ पे,
तो ब्याज की वह दर जिसमें आरबीआई वाणिज्य बैंक तो कॉमर्शियल बैंकों को अल्पकाल मतलब एक कम समय के लिए जो देती है उधार, उसे क्या बोलते हैं, रेपो दर बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग हाईलाइट कर सकते हैं। ना क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे ऑप्शन ई तो जानते हैं फिक्स ही होगा। तो चाकू से काटी जाती है सोडियम को, लोहा को, सीसा को, सोना को तो नहीं काटी जाएगी, सीसा को भी नहीं काटी जाएगी, लोहा को भी नहीं काटी जाएगी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोडियम को काटी जाती है यहाँ पे। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, सोडियम से शरीर के अंदर पानी की कमी को पूरा किया जाता है और शरीर के अंगों से दिमागों तक सूचनाओं आदान प्रदान करने में सहायक होती है और मांसपेशियां के सही काम करने में भी सोडियम का एक अहम भूमिका होती है। शरीर में सोडियम की कमी से पूरी नमक की एक प्रमुख सोर्स होती है, ठीक है, नमक की एक प्रमुख भूमिका भी होती है। आप यहाँ पे ये भी चीज़ मेंशन कर सकते हैं, तो ये पॉइंट को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ आगे यहाँ पे हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों में पाया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बात करें H2O, O2O, NHO3 और यहाँ पे बात करें मैंने SO3। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा और इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक नहीं होगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें तो यह रंगीन, स्वादहीन, गंधहीन और तरल 0 डिग्री सेंटीग्रेड के अगर नीचे किया जाए तो बर्फ में जम जाती है, अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड में किया जाए तो उबलने लगती है। तो यहाँ पे इस चीज़ को भी समझ सकते हैं, H2O मतलब पानी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले 8 क्वेश्चन बात करें, प्रकाश के छोटे से छोटे कणों से मिलकर बना जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, परमाणु नहीं, न्यूट्रॉन नहीं, और यहाँ पे बात करें पोजिट्रॉन नहीं, फोटोन बिल्कुल, ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक नहीं होगा यहाँ पे, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा हमें अगर इनके बारे में देखें, यहाँ पे देखिए फोटोन का अन्य छोटे छोटे टुकड़े को विभाजित नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह प्राकृतिक में प्राथमिक कणों की तरह मूल कणों को माना जाता है। तो इस वाले बात को आप हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करें 9 और 9 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखें, दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाले बलों से संबंधित है, एम्पियर का नियम, फेराड का नियम, ओम का नियम, कूलाम का नियम, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या जाएगा, कूलाम के नियम जो होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो दो स्थिर बिंदु के आवेश के बीच लगने वाले बल या दोनों आवेशों की मात्राओं को गुणनफल, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तथा उनके बीच दूरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसे हम कूलाम का नियम भी कहते हैं। हाईलाइट कीजिएगा, क्वेश्चन अल्टरनेटिव है, कभी कभी आप लोग के एग्जाम में इस टाइप के भी अल्टरनेटिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हर्यक वंश के बाद मगध पर किस वंश का शासक हुआ था, शिशुनाग का, नंद वंश का, मौर्य वंश का, या शुंग वंश का, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। चौथा ऑप्शन, पांचवा ऑप्शन तो यही होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, शिशुनाग हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम शिशुनाग के बारे में देखने की कोशिश करें, हर्यक वंश, ठीक है, हर्यक वंश के बाद 412 से लेके बात करें 345 ईसा पूर्व तक में मगध पर शिशुनाग वंश की शासन किया था और शिशुनाग वंश ने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया था और फिर काला अशोक ने वैशाली से पाटलिपुत्र यहाँ पे राजधानी बना ली और इसी के समय में दूसरी बौद्ध संहिता का आयोजन किया गया था और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक बात करें नंदवर्धन था। तो यहाँ पे मैंने जितना भी पॉइंट लिखा लगभग 7 या 8 MCQ बन जाएगा, तो अच्छा से आप लोग पढ़िएगा प्लीज़, बहुत ही मेहनत से यहाँ पे लिखा जाता है। तो सेलेक्टेड बात ही यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे हम लोग बात करें, यहाँ पे शासक ने मिथिला में कर्नाटिक वंश की स्थापना किया था, नान्यदेव या बख्तियार खिलजी, हरि सिंह या राजेंद्र चोल, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। अगर मैं 11 का बात करूं यहाँ पे तो नान्यदेव हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, पाल वंश के शासक रामपाल के शासन काल में नान्यदेव ने 1057 ईसा पूर्व में मिथिला में कर्नाटिका वंश की स्थापना की और नेपाल का जो क्षेत्र है इसी के अधीन था और नान्यदेव ने कर्नाटिका कुल की उपाधि धारण की थी और नान्यदेव का पुत्र का नाम क्या था, गंगा देव का एक युग प्रशासक था। नान्यदेव का एक युग प्रशासन था जिसका राजधानी सिमरावगढ़ थी और जो कि नेपाल के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित थे। तो ये क्वेश्चन जब डिफिकल्ट पूछा जाता है, काफ़ी बच्चे जो होते हैं इन क्वेश्चन को कम पढ़ के जाते हैं, तो ये बात को आप हाईलाइट कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करने वाले 12 एंड 12 को देखें, यहाँ पे आज़ाद दस्ता के अखिल भारतीय केंद्र और बिहार प्रांतीय कार्यालय का गठन किसने किया था, राजेंद्र प्रसाद ने किया था या डॉक्टर राम मोहन लोहिया ने किया था
या सूरज नारायण सिंह ने किया था, जयप्रकाश नारायण सिंह ने किया था, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए आज़ाद दस्ता अखिल भारतीय केंद्र का है ना, बिहार प्रांतीय मुख्यालय का जो गठन है वो जयप्रकाश नारायण ने की थी यहाँ पे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, मार्च 1943 में आज़ाद दस्ता और अखिल भारतीय केंद्र बिहार प्रांतीय कार्यालय का गठन जयप्रकाश नारायण के द्वारा नेपाल में किया गया था और आज़ाद दस्ता का संचालन नेपाल के कोसी नदी के दलकारो के टापू नामक स्थानों पर किया गया था। देखिए ये पॉइंट तो बेसिक है जो आप में से काफ़ी सारे पढ़ के चले जाएंगे, बट ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट बहुत ही कम बच्चे इन पर फोकस कर पाते हैं, तो क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है, तब यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आप लोग के एग्जाम पीटी में। नौ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 13, भारत सरकार के सहयोगी गंडक परियोजना किस राज्य को लाभ मिलाती है, मतलब किस राज्य को लाभ मिलती है? बिहार को, उत्तर प्रदेश को, ए, बी, एमपी या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? अगर मैं इसका आंसर की बात करूं तो बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों को ही गंडक परियोजना से लाभ मिलती है। कल मैंने इसी क्वेश्चन को आप लोग को एग्जाम्पल में सेट किया था और इसी एग्जाम्पल से आज मैंने यहाँ क्वेश्चन सेट कर दिया हूँ, ठीक है। थोड़ा सा हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें। भारत सरकार के सहयोग से बिहार और उत्तर प्रदेश का संयुक्त परियोजना गंडक नदी की परियोजना है, जो 1959 में समझौता के आधार पर नेपाल को भी बांध बनाने का निर्माण त्रिवेणी घाट नामक स्थान पर 1969 से लेकर बात करें 77 में किया गया था। बांध क्या, ठीक है, बांध का आधा भाग बिहार में और आधा भाग नेपाल में है। तो ये बात को आप समझने के लिए समझ सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही कम के बराबर पूछा जाएगा, बट हाँ कुछ पॉइंट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, गंडक परियोजना, ठीक है, नेपाल को मिलता है त्रिवेणी घाटी, तो ये सब यहाँ से पूछा जाता है। नौ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात करने वाले हैं 14, निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति वृक्षों पर निवास करती है? कौन सा ऐसा जनजाति जो वृक्षों पर निवास करती है? क्या मसाई नहीं, सकाई नहीं, पिग्मी, वेदा नहीं, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक नहीं हुआ, पिग्मी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, काफ़ी सारे जनजाति के बारे में मैंने लिख रखा हूँ यहाँ पे। अच्छा, पिग्मी जनजाति मध्य अफ्रीका की कांगो घाटी में पाई जाती है। जो पिग्मी जाति है जनजाति वो कहाँ पे? मध्य अफ्रीका, ठीक है, मध्य अफ्रीका के कांगो घाटी में पाई जाती है। यही मैं बात करूँ, सकीमो जो जनजाति है वो अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और यूरोप में पाई जाती है। रेड इंडिया जो जनजाति है वो यूएसए में पाई जाती है। बोरो जनजाति बात करते हैं अमेजन के घाटी, ब्राजील और पेरू वाले देशों में पाई जाती है। बूसमैन बात करते हैं कालाहारी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और खिरगीज बात करें यहाँ पे तो किर्गिस्तान और पमीर के पठार में पाए जाते हैं। बद्दू बात करें यहाँ पे तो अरब मरुस्थल में पाई जाती है। तो ये जितने भी यहाँ पे जनजाति, तो एक बार इस जनजाति को जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और महत्वपूर्ण है, बट कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, हर हमेशा क्वेश्चन नहीं पूछा। जैसे कि हर हमेशा हम बात करें हिस्ट्री से, करेंट के कुछ पार्ट से हमेशा क्वेश्चन होता है, हिस्ट्री के कुछ पार्ट से हमेशा क्वेश्चन होता है, साइंस के कुछ पार्ट से हमेशा क्वेश्चन होता है। तो ये ज्योग्राफी का पार्ट है, तो ये नहीं कि हाँ हर दिन होना है, मतलब हाँ पढ़ना तो जरूरी है आपको। 15 यहाँ पे बात करें, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो गार्डविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, नन्ना देव या नंगा पर्वत, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? अगर मैं 15 का बात करूं तो गार्डविन ऑस्टिन हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा हम अगर इनके बारे में देखने की कोशिश करें, इसे K2 पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। यह माउंट एवरेस्ट के बाद पृथ्वी की दूसरी सबसे ऊंची है यहाँ पे, तो यह हाईलाइट कीजिएगा, महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 16 एंड दल बदल, ठीक है, दल बदल विरोधी से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? यहाँ पे दल बदल विरोधी से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? नाउ यहाँ पे बात करने वाले हैं 51वां, मतलब 51वां या 52वां और 53वां या 54वां, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 52वां हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो दल बदल के विरोधी कानून संसद या विधानसभा के सदस्य के एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शामिल होने पे दंडित करता है और संसद के इसे 1985 में 10वीं अनुसूची के रूप में संविधान में जोड़ा है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण है और अच्छा से पढ़िएगा आप लोग। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें 17 मतलब 17, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया गया था? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो अगर मैं इसका आंसर की बात करूं, गृह मंत्रालय हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, क्षेत्रीय परिषदों का गठन 1957 में किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष किए थे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे हम बात
बात करने वाले हैं गंगा नदी को किस गवर्नर जनरल के शासक काल में खोला गया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? अगर मैं इसके आंसर की बात करूं ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी के काल में खोला गया था। अगर थोड़ा सा हम यहाँ पे देखें, लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में ही विधवा पुनर्अधिनियम के पास किया गया था और जो पेशवाओं को पेंशन को समाप्त कर दिया था और इसी के साथ प्रत्येक प्रांतों में लोक निर्माण विभाग की स्थापना भी किया था। हाईलाइट कर लीजिएगा। 9 क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 19 क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में, कानपुर में, दिल्ली में, गुजरात में, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो इलाहाबाद हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें यहाँ पे, आज़ादी के बाद 1954 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐसा कानून बनाया था जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1944 के नाम से भी जाना जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे इनके बारे में मेंशन कर दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे बात करें, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर, अल्टरनेटिव क्वेश्चन यहाँ पे फिर से है, परमाणु रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा, नरोड़ा, ए या बी यहाँ पे बात करें, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक यहाँ पे बात करें। देखिए अप्सरा हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ मैंने 3-4 और परमाणु रिएक्टर के बारे में भी यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ। भारत का प्रथम पनडुब्बी की बात करें, यहाँ पे बात करें, कुछ अल्टरनेटिव रूप में क्वेश्चन यहाँ पे मैं डाल रखा हूँ। भारत का प्रथम, ठीक है, पनडुब्बी की बात करें तो INS चक्र यहाँ पे भारत के प्रथम परमाणु पनडुब्बी था, INS चक्र था। भारत का प्रथम पनडुब्बी की बात करें INS विक्रांत है। और भारत का प्रथम मध्य दूरी वाला मिसाइल कौन सा है? अग्नि है। भारत का प्रथम अग्नि ठीक है ना, आणविक केंद्र कौन सा है? तो तारापुर है। तो गाइस ये जितना भी क्वेश्चन था 20 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, काफ़ी महत्वपूर्ण था आप लोग के एग्जाम के लिए, अच्छे से पढ़िएगा। बाकी अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ओनली फॉर 600 है और इस नंबर से आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो थ्योरी भी चाहते हैं तो 1049 रुपया होगा और जिसमें हम 150 टॉपिक डिज़ाइन करें, 150 टॉपिक का हम वीडियो, 150 टॉपिक का थ्योरी और 150 टॉपिक का टेस्ट होगा, जिसमें यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ओनली फॉर आप लोग को 20 क्वेश्चन का टेस्ट दिया जाएंगे। मतलब जितना भी जिसका हम वीडियो देंगे उसी का थ्योरी और उसी का 20 क्वेश्चन का टेस्ट होगा आपका। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हम लोग कल फिर मिलेंगे और डेली इसी तरह हम आप लोग के बीच प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू।